नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज में इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और दोस्तों, इस सीरीज में जुड़े रहें और अगर आपने पुराने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। और चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट 20 ग्राम्स ऑफ राइजोबियम कल्चर रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटेड 1 kg सीड्स। वो ये कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम सीड को ट्रीट करने के लिए, 1 किलोग्राम सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए लगभग 20 ग्राम हमें 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर रिक्वायरमेंट होता है। राइजोबियम कल्चर कितना चाहिए? 20 ग्राम पर केजी सीड्स। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहे हैं 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर कंटेन 20 ग्राम्स ऑफ राइजोबियम कल्चर। उनका कहने का मतलब यह है कि जो राइजोबियम कल्चर का पैकेट होता है वो एक पैकेट का जो वजन होता है वो कितना होता है? 20 ग्राम होता है। और इसके पहले दोस्तों हमने बात की थी कि लगभग 1 किलो सीड के लिए कितना चाहिए होता है? 20 ग्राम चाहिए होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 1 kg सीड के लिए 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर उपयुक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। एज़ोटोबैक्टर, हमने दोस्तों आपको बताया है कि एज़ोटोबैक्टर और एजोलोस्पेरिलियम ये 2 ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनका यूज हम अनाजों में करते हैं। तो आपको लिखा हुआ है एज़ोटोबैक्टर यूज्ड फॉर राइस, कॉटन और शुगर कैन। एज़ोटोबैक्टर को कहाँ यूज करते हैं हम? राइस में यूज करते हैं, कॉटन में यूज करते हैं और शुगर कैन में यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर वो बात करें एजोस्पेरिलियम की, तो एजोस्पेरिलियम को हम शोरगम में यूज करते हैं। आगे देखते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कंबाइंडली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों, सेल के अंदर अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ जोड़कर बात करें तो उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को पैकेज करना, सच है, यानी किसके रूप में? प्रोटीन और लिपिड्स के रूप में क्या करना है? गोल्गी बॉडी का मेन काम क्या है कि फूड मटेरियल का पैकेजिंग करना है। किसके रूप में करना है? प्रोटीन और लिपिड्स के रूप में। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सेल्डन एंड श्वान। दोस्तों, सीधी सी बात है, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सेल्डन और श्वान के द्वारा दी गई। और सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी ये थी कि कोई भी कोशिका कोई भी सेल छोटे छोटे सेल कणिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। द टर्म लाइसोसोम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डेव इन 1955। लाइसोसोम का प्रयोग जो सबसे पहले यूज है वो किसने किया? देव ने किया। और ये कब किया था देव ने? 1955 में, 1955 में। आगे चलिएगा। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। आपसे अगर बोलते हैं कि पौधे के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, तो पौधे के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है राइजोबियम। ठीक है, या वो पूछते हैं कि राइजोबियम का कार्य क्या है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइजोबियम। क्लियर है? आगे देखिएगा। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिव्स बाय बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म्स दिया था। और कब दिया था? ये 1897 में। दोस्तों, ये जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एक आता है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। चलिए आगे चलते हैं। द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था उसको गैलीलियो ने बनाया था 1610 में। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा। द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल माइटोसिस फेज। सभी माइटोसिस फेज का जो सबसे छोटा फेज है वो है एनाफेज। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा फेज क्या है? एनाफेज। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मायोटिक डिवीजन में जो गुणसूत्र हैं वो आने वाली उसमें आधा हाफ हो जाते हैं, रिडक्स हो जाए, कम हो जाते हैं, इसलिए उसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। द टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग। माइटोसिस जो टर्म्स था वो किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? 1882 में।
माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल। माइटोसिस कहाँ अकर होता है? सोमेटिक सेल में अकर्स होता है। सेग्रीगेशन अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस। सेग्रीगेशन सेपरेट क्या होते हैं? जब गुणसूत्र सेपरेट होते हैं, कौन से में होते हैं? मियोसिस में सेपरेट होते हैं। द लॉन्गेस्ट मायोटिक फेज इज प्रोफेज। सबसे बड़ी कौन सी फेज है? प्रोफेज है। क्लियर? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ब्लू एंड रेड। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्पेक्ट्रम होती हैं, जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो रोशनी है उसमें, या हम कहें जो प्रकाश की जो किरणें हैं उनमें सबसे एब्जॉर्प्शन वाली फोटोसिंथेसिस में जिसको लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो है ब्लू एंड रेड। जबकि यही अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्टिव या एक्शन में कौन सी वो होती है, तो सबसे ज़्यादा एक्शन में रेड होती है, उसके बाद ब्लू होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। डार्क रिएक्शन वाई डिस्कवर्ड बाई ब्लैकमैन। डार्क रिएक्शन किसके द्वारा दिया गया? ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया। आगे चलते हैं। डार्क रिएक्शन इज आल्सो नॉन एज ब्लैकमैन रिएक्शन और C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन को सबसे पहले बात करें, डार्क रिएक्शन किसने खोजा? तो ब्लैकमैन ने खोजा, और ब्लैकमैन ने खोजने की वजह से डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। और C3 तो आप जानते हो दोस्तों, 3 कार्बन वाला इसमें पदार्थ बनता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। द मेन साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन की जो मेन साइड है वो क्या है? स्ट्रोमा है। यानी कि आपसे क्वेश्चन कई बार बनता है ये कि डार्क रिएक्शन कहां पे पूरा होता है, डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? तो स्ट्रोमा के अंदर होता है। क्लियर है? चलिए, द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। एवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का पौधों के द्वारा उड़ाना। एवोपरेशन मतलब होता है बाहर निकाल देना। उड़ाना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। पौधों के द्वारा पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। एवोपरेशन फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपायरेशन कंबाइंड आर कॉल्ड ET। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी से एवोपरेशन और पौधे के अंदर से ट्रांसपायरेशन, इन दोनों का अगर हम कंबाइंडली बात करें तो क्या कहते हैं? ET कहते हैं, एवो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्लियर है? एबो ट्रांसपायरेशन, अच्छे से याद रखना। एबो ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या है? पौधे के द्वारा जल को बाहर निकालना, ट्रांसपायरेशन है। एवोपरेशन क्या है? एवोपरेशन है ओपन सरफेस से, फील्ड के अंदर से, सॉइल के अंदर से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एवोपरेशन कहलाता है। जब दोनों को एक साथ कर देते हैं तो कहते हैं एबो ट्रांसपायरेशन। ठीक है दोस्तों, और यही हमारे खेत में रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हम जब खेत में पानी देते हैं तो खुली सतह से भी पानी बाहर निकलता है और पौधे के अंदर से भी पानी बाहर निकलता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। C4 प्लांट्स प्रपोज्ड बाय हैच एंड स्लैक 1970 में C4 प्लांट का प्रपोज किया गया, किसके द्वारा? हैच एंड स्लैक के द्वारा। द डार्क रिएक्शन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज बीन नेम्ड वेरियस केल्विन साइकिल और ब्लैकमैन साइकिल। ठीक है दोस्तों, वो कह रहे हैं डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ब्लैकमैन साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं, और डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इन फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो सूर्य की और एनर्जी है, सोलर जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे चलते हैं। द टर्म डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेयर। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट जो टर्म्स था वो किसके द्वारा दिया गया? मेयर के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? ये दिया गया 1938 में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रूट प्रेशर वर्ड बाय कॉइन्ड बाय स्टीफन हेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं आगे। रूट प्रेशर वर्ड वाज कॉइन्ड बाय स्टीफन हेल्स। रूट प्रेशर जो वर्ड था वो किसके द्वारा दिया गया? स्टीफन हेल्स के द्वारा दिया गया। और फादर ऑफ फिजियोलॉजी कॉल्ड स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की जनक भी कौन है? स्टीफन हेल्स ही है। सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इज नॉन हाइड्रोपोनिक्स। मृदा रहित खेती करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, या हम कहें जल में खेती करने को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज डिटरमाइंड बाय फोटोमीटर। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा निकाला जाता है? फोटोमीटर के द्वारा निकाला जाता है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द इंजरी पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। पौधे के घाव वाले स्थान से
उसका वाटर का बाहर निकलना, प्लांट के जीवद्रव का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस इज कैरी आउट बाय मरीन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। विश्व में जो भी फोटोसिंथेसिस होता है उस फोटोसिंथेसिस का लगभग 90% फोटोसिंथेसिस मरीन एंड फ्रेश वाटर एल्गी में होता है। आगे चलते हैं। नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जो एटीपी का नेट प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है? 2। यानी कि हम कहें ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, कितने शुद्ध एटीपी प्राप्त होते हैं? 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस का वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।